तो हम बात कर रहे थे अपीयरेंस की, कि अपीयरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अपीयरेंस हमारा अच्छा नहीं है तो एक इम्पैक्ट दूर से देखने पर हमारा नहीं बनता है। क्योंकि देखिए अपीयरेंस में सभी चीजें हमारी आती हैं, खाली एक यही नहीं कि बस आप जो है कैसे दिख रहे हैं, इससे मतलब नहीं, आपके दिखने का ढंग, आपकी लुक और आपकी ब्यूटी से नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आपने कपड़े किस तरह के पहने हैं, क्योंकि जिस तरह के अटायर में आप होते हैं उससे आपका माइंडसेट क्लियरली पता चल जाता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कि आपको जो है जिस तरह के कपड़े पहन के आए हैं वैसे ही देख करके लगता है कि आप वैसे ही माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो यूजुअली इंटरव्यूज में या मीटिंग्स में या कोई इस तरीके की, जब आप जा रहे हैं किसी ऐसे इवेंट में जहां पर आप अपने कलीग के साथ एक डिस्कशन में हैं, या आप अपने को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उस समय पर आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही गुड लुकिंग, अपीलिंग और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। अब गुड लुकिंग का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाएंगी, या बॉयज जो है वो कुछ अपना सैलून में जाकर के अच्छे से अपने को एक बढ़िया सा सब कुछ कर लेंगे। बस ठीक है, अपना प्रॉपर उनका लुक होना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएंगे, और साथ ही साथ कपड़े ऐसे पहन के जाएंगे जिसको देख के लगे कि हाँ आप इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल हैं। अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप कैजुअल्स में जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड, क्योंकि आपका एटीट्यूड पता चल रहा है उससे कि आप बहुत कैजुअली ले रहे हैं अपनी जॉब को, आप सीरियस नहीं है इस जॉब के लिए। तो भले ही आप कितने क्वालिफाइड हो, भले ही आपको कितनी ही नॉलेज हो, लेकिन कुछ जगह पर कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक स्कूल के लिए फॉर्म भरते हैं, स्कूल का एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं, तो वहां अगर आपको फोटो लगानी होती है तो आप कैसे भी फोटो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप टी शर्ट्स में लगा दीजिए या किसी भी तरीके के कपड़ों में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे स्कूल में बोलता नहीं है कि ये फोटो कैसे लगाई मैंने। अब ऑब्वियसली आप कोई बहुत ही वियर्ड सी फोटो तो नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं जॉब के एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पर आप ध्यान देते हैं इस बात का, या घर में ही कोई आपको बोलेगा या आपका कोई फ्रेंड होगा वो बोलेगा कि भाई अगर बॉयज है कि अच्छे से शर्ट वगैरह पहन करके अच्छा सा लगाइए, क्योंकि कॉलर दिखना चाहिए कि कम से कम आप फॉर्मल्स में हैं। क्यों? क्योंकि वो फोटो ही, अभी तो आप सामने दिखे भी नहीं, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी और जो भी वहां पर आपको अलाउ कर रहा है, उसको बैठने के लिए परमिट करेगा या डिसाइड करेगा कि हाँ सामने वाला पर्सन हमें शॉर्टलिस्ट करना भी या नहीं, उसमें आपकी फोटो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अपीयरेंस का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हमारी क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर हम कहीं भी पढ़ाने बैठ जाते हैं, तो अगर हम बहुत ही एकदम कैजुअल क्लोथ्स में पढ़ाने बैठ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ भाई मैम सीरियस नहीं है पढ़ाने के लिए, आ तो गई है पढ़ाने पर कोई खास मूड नहीं है इनका पढ़ाने का, वो देखने से लगेगा। भले ही हो सकता है हम पूरी जील पूरी मेहनत से पढ़ाएं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज बन चुकी है कि मैम बहुत कैजुअल क्लोथ्स में आई है, तो आज बस ठीक है ऐसी थोड़ा बहुत पढ़ाई होगी। तो दिमाग आपका सेट हो चुका है, उस हिसाब से आपकी थॉट प्रोसेस चलने लगी है, तो आप भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे उतना। इसी तरीके से यदि आप कहीं जा रहे हैं और आप फॉर्मल्स में नहीं है, और जहां फॉर्मल्स रिक्वायर्ड थे, तो वहां भी यही लगेगा कि आप इस चीज के लिए सीरियस नहीं है, तो आपको सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जो आपको सिलेक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट सेक्शन में बैठा है वो भी समझ जाएगा कि भाई बंदा सीरियस नहीं है, तो चलो ठीक है देखते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो इनको लास्ट चांस दे दिया जाएगा। तो अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। अपीयरेंस के साथ साथ हमारा जेस्चर और हमारा पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम चाहें तो वीडियो को ऑफ कर सकते हैं और आराम से हम लेट के भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको कुछ समझाना तो है नहीं कि कुछ लिख के दिखाना है। और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद आराम से लेट करके पढ़ भी रहे होंगे। अगर अभी वीडियो ऑन करें तो सभी चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है कि जब कहीं हमें कोई देख रहा है तो पता चलना चाहिए कि हम एक्टिव हैं, हम लेजी नहीं है, हम लेजर में काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज को काम करने का एक ढंग होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ने के लिए टेबल और चेयर ही बनाई गई है, कि क्यों कहा गया आप टेबल और चेयर पर को यूज करिए, पढ़ते समय आप बेड पे लेट करके या बैठ के मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में होते हैं आपकी सोच वैसी ही बनती है। जब आप चेयर पे बैठ करके पढ़ते हैं तो आप एक अलग ही जील, अलग ही स्ट्रेंथ, अलग ही पावर और अलग ही एनर्जी के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आप वही काम, सेम बुक्स हैं लेकिन आप बेड पे रिलैक्स होकर के बैठते हैं, तो आपका पढ़ने का तरीका ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। आप रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी देर में आप थकान महसूस करने लगते हैं और आपको लगता है कि ठीक है 10 मिनट की एक नैप ले लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे या चलो मोबाइल देख लेते हैं। लेकिन जब आप टेबल और चेयर का यूज करके पढ़ रहे हैं
और आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि हाँ भाई 1 घंटा पढ़ना है, तो आपका जो काम के प्रति लगन होगी वो अलग। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऑन द अदर एंड, तो हमारी भी सोच उसी हिसाब से चलती है। हम लेट के पढ़ाएंगे तो बातों को बड़ा कैजुअली करेंगे, लेकिन हम जब बैठ करके एक पोस्चर के साथ काम कर रहे हैं, सीरियसली काम कर रहे हैं, तो हमारा पोस्चर हमें इस चीज में हेल्प कर रहा है कि आपको भी देख करके एक एनर्जी फीलिंग हो रही है कि हाँ मैम इस तरह से पढ़ा रही है, तो चलो हमें भी सीरियसली पढ़ना है। और साथ ही साथ हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें सिंसियरिटी और हमारी ज्यादा एनर्जी हमें फील होगी। तो पोस्चर जेस्चर्स को बहुत ध्यान रखना होता है इंटरव्यूज में, तो खास तौर से कि आप कैसे बैठना है। आपको जाकर के स्पेशली वहां पर कई बार क्या होता है कि रिक्रूटर्स क्या करते हैं, बहुत ही इजी चेयर रख देते हैं। इजी का मतलब रिलैक्स चेयर नहीं होती है, लेकिन हाँ मान लीजिए आपको दे दिया रिवॉल्विंग चेयर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो एप्लीकेंट जो है, एस्पायरेंट जो है, वो गया और चेयर पर बैठ गया आराम से, क्योंकि बहुत बढ़िया कुशन वाली चेयर थी और बड़ा आराम मिल रहा है बैठ के, तो रिलैक्स फील करने लगा। और रिलैक्सेशन के साथ ही साथ वो एकदम कैजुअल हो गया। कैजुअल इन द सेंस कि अब क्या है, वो चेयर पे रिवॉल्विंग है, तो हम लोगों की आदत भी होती है कि बैठे तो घूमना शुरू कर देंगे ऐसे, है ना। अब अगर हमने घूमना शुरू कर दिया, इंटरव्यू देने गए हैं और आप कैजुअल हो गए, तो वही वो समझ गया कि भैया ये काम के प्रति उतना सीरियस नहीं है, आराम मिला तो ये आराम करने लगेगा। ये सोच बनती है रिक्रूटर की। वो उस समय देखता है कि आपको चेयर कितनी भी रिलैक्सेशन वाली मिली है, लेकिन जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, जिस पोजीशन को आप हैंडल करने जा रहे हैं, उसमें आप खुद को कितना गंभीर मानते हैं, कितना सीरियस रखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। क्रॉस लेग्स बैठना है कि नहीं बैठना है, हाथ पैरों को किस तरह रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है जवाब देते समय उनके हाथ में यदि पेन है या पेंसिल है तो वो उसे नॉन स्टॉप हिलाते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे हैं तो पैर नॉन स्टॉप हिलता रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं ना कहीं हाथ लगाते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू देते समय कभी कभी ऐसे कर रहे हैं, या कभी अपने बार बार बाल ठीक कर रहे हैं, या शर्ट की स्लीव ठीक कर रहे हैं, या बार बार कॉलर को पकड़ के ठीक कर रहे हैं। ये सब चीजें ये बताती हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने ध्यान को हटाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को कम है इस चीज को दिखाने से की बजाय आप अपना ध्यान हटाना चाहते हैं इन चीजों से, तभी ये सब कर रहे हैं। तो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो समझ रहा है कि भाई क्या स्थिति है आपकी, और आपको उसे यही तो नहीं दिखाना। मान लीजिए आप डर भी रहे हैं और आपको दिखाना नहीं है कि आप डर रहे हैं, क्योंकि अगर उसने पकड़ लिया कि आप डर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका तो काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट है या नहीं है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमें शो नहीं करना, और वही चीज हमारी जेस्चर और पोस्चर से होती है। हम रिलैक्स नहीं हो जाएंगे, चेयर मिल गई तो झूलना नहीं शुरू कर देंगे, हम स्ट्रेट बैठेंगे, हम पैरों को जमीन पे लगा के ही बैठेंगे, हम क्रॉस लेग नहीं बैठेंगे, हम अपने हाथों को अपने पैर के ऊपर रख करके बैठेंगे, और ये इस तरह से क्रॉस फोल्ड ये इस तरह से नहीं करके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सुपीरियर्स हैं, वो पैनल है जो आपको जज कर रहा है। ऐसे पैनल के सामने आपको सजग अवस्था में बैठना है, ना कि किसी ऐसी पोजीशन में कि देखने वाले को लगे कि भाई काम मतलब ये ठीक है, होशियार था लड़का या लड़की, तो आ तो गए इस पोजीशन तक लेकिन इस पोजीशन के लायक नहीं है। और यही कुछ रीजंस होते हैं कि कई बार सारे लेवल क्रॉस करने के बाद भी इंटरव्यू क्रॉस नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता। तो उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में, बहुत पतली सी मार्जिन लाइन है, और ये डिफरेंस आपको ही समझना है कि हम कॉन्फिडेंट तो दिखें लेकिन ओवर ना दिखें। क्योंकि अगर आप ओवर दिख गए तो गिराने के लिए सामने 5 लोग बैठे हैं, वो आपको जमीन के अंदर घुसा सकते हैं, इतनी काबिलियत है उनकी। तो उन्हें ये नहीं दिखना चाहिए कि आप इतना कॉन्फिडेंस से भरपूर है कि आपका कॉन्फिडेंट उछल उछल के बाहर आ रहा है। कॉन्फिडेंस एक लेवल तक ही अच्छा लगता है, ओवर जब होती है कोई भी चीज तो वो खराब लगने लगती है। और वो लोग तो बैठे ही इसीलिए, वो तो आपको वैसे भी आपको मोरल डाउन करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए जो है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और सब चीजों का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो अपनी जो आपकी वो है क्या नाम है, अपीयरेंस है, आपका जेस्चर है, आपका पोस्चर है, इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि ये सब चीजें अगर आपने ध्यान नहीं दी तो सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका काम खराब हो सकता है, खासतौर से तब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है ईश्वर आपको ये मौका दे कि आप लोगों का इंटरव्यू ले, तो अगर इंटरव्यू लेने वाला कैजुअल है तो देने वाला अपने आप कैजुअल हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा नहीं सोचना है कि टेबल के दोनों तरफ किधर भी बैठे हो, चाहे इस पार बैठे या उस पार बैठे, दोनों जगह पर ये रूल कंप्लीटली इंप्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप कैसे भी बैठे हो सामने वाले को ही सारे नियम पालन करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप चुस्त दुरुस्त दिखेंगे तो सामने वाला अपने आप ही चुस्त दुरुस्त हो जाएगा और समझ जाएगा भाई हमारा बॉस ऐसा है तो हमें भी ऐसा रहना है। मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो ट्रेनिंग कराई थी एक डिपार्टमेंट की, उसमें उनके जो बॉस हैं, जो कि शायद अब रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा समय भी उनका नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि भाई उनको पता है कि हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, कंप्यूटर लिटरेसी में बहुत वीक है, तो उन्होंने क्यों सबको ट्रेनिंग कराई? उन्होंने इसीलिए ट्रेनिंग कराई कि भाई सीखो, क्योंकि उन्हें उतना आता है तो वो चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स मिले और जल्दी मिले, ना कि उस टाइम को काम करने में महीनों या हफ्तों लग जाए। तो इसीलिए भाई बॉस अच्छा होगा, बॉस एक्टिव होगा, बॉस एनर्जेटिक होगा, बॉस पॉजिटिव होगा, तो पूरा माहौल पॉजिटिव और फुल ऑफ एनर्जी होगा। तो आप अगर लीडर हैं तो आपको एक ऐसी टीम को लीड करना है जो चाहे या ना चाहे आपको फॉलो करे, और चाह के फॉलो करे। क्यों? क्योंकि आपकी अपीयरेंस, आपका अटायर, आपकी वे ऑफ वर्किंग, आपका पॉस्चर, आपका जेस्चर, आपका बात करने का तरीका ऐसा है। ऑफिस में घुसते ही लोग आपको देखते ही फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, ऑफिस में देखते ही लोग आपको देखें और पॉजिटिविटी फील करें कि हाँ हमारा बॉस आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा एक माहौल आपको बना के रखना है। और अगर आप टीम का हिस्सा हैं, आप बॉस नहीं है, आप लीडर नहीं है, तो अपनी टीम के लिए करें कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि भैया बंदा आए तो काम सही हो, कोई प्रॉब्लम है हाँ तो लोग आपकी ही तरफ देखें, या लोग आपको फॉलो करें, आपको कॉपी करें कि हर सिचुएशन में वो अगर कूल और काम और कंपोज रह सकता है या रह सकती है तो हम क्यों नहीं, और आपसे सीखें। तो इन चीजों का आपको जो है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खास ध्यान देना होता है। बार बार हम यही बात रिपीट करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहनना सीखें, या आप शूज को पॉलिश करना सीखें, या आप खाना पीना सीखें। कुछ चीजें तो हमें हमारी नर्चरिंग नहीं मिल जाती है कि हमें कैसे खाना है, हमें कैसे करना है, और बाकी हमें सब चीजें बड़े होते होते समझ में आ जाती हैं कि आपको खाते समय आवाज नहीं करनी है। आप खा रहे हैं, कितनी भी कैसी भी चीज खाएं, कोशिश करें कि आपके बगल वाले जो साथ में बैठा है उसको भी ना पता चले कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं तो ज्यादा आवाज होती है। तो उस चीज की प्रैक्टिस, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, उस चीज की प्रैक्टिस अभी से करिए। क्यों? क्योंकि पता थोड़ी ना है कि कल को आप किस जगह पर लोगों के साथ खाना खा रहे होंगे। हाँ, हो सकता है आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में एक बड़ी मीटिंग में हो और वहां पर आप लोगों के साथ लंच या डिनर या कोई मील ले रहे हैं। अगर उस समय पर हम बहुत कैजुअली आराम से खा रहे होंगे कि हाँ शोर करके खाएं, या आप प्लेट से जब खाना खा रहे हैं चम्मच से लेकर के तो आप बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, कट 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 टक टक की प्लेट से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये चीजें लोगों को डिस्टर्ब करती हैं और वो आपको जज करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब चीजें भी ध्यान रखनी है कि खाते हुए आवाज ना हो, बर्तनों की आवाज ना हो, कि ग्लास टेबल पे खट से ना रखें, धीरे से रखें, टेबल वो प्लेट में स्पून जो है धीरे से रखें। अगर आप नाइफ और फॉर्क दोनों यूज कर रहे हैं, छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइफ हमेशा राइट हैंड में होता है, फॉर्क हमेशा लेफ्ट हैंड में होती है। रखते समय भी आपको यही करना है। खाना खत्म हो जाए तो नाइफ और फॉर्क को हमेशा क्रॉस करके रखना होता है, पलट के क्रॉस करके रखना होता है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बना के रखना होता है, जिसका मतलब ही है कि यू आर डन विद योर मील, आपका खाना खत्म हो चुका है। बड़े रेस्टोरेंट्स में आपसे आकर के पूछता नहीं है जो भी बैरा होता है, ये जो भी पर्सन होता है कि सर आर यू डन विद योर मील, वो आपको देख के समझ जाते हैं आपने रखा माने ठीक है, ओके नाउ यू आर डन विद योर मील। आप हमेशा ग्लास लेफ्ट हैंड से ही उठाएंगे, राइट हैंड से आपको पानी का ग्लास नहीं लेना है, ग्लास हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही रखना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। नैपकिन कैसे फोल्ड करके रखना है आफ्टर हैविंग योर मील, कहाँ रखना है, ये भी चीज पता होनी चाहिए। तो सब चीजें पर्सनैलिटी में आती है और हर चीज को मिलकर के ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, दैट इज माई हेल्थ एंड माई हाइजीन। अगर हम ऑफिस आए, क्लास लेते समय गंदे से कपड़े पहन के चले आए, नॉन आयरन कपड़े हैं, क्रश्ड हमारे कपड़े हैं, मैंने लग रहा है देख करके कि जैसे पता नहीं कहाँ से निकाल लिए, कवर्ड में से निकाले ही नहीं है, कौन से घड़े में से कपड़े निकाल के चले आए, बिना आयरन किए हुए बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन के चले आए, या हमारे कपड़े गंदे हैं, साफ नहीं दिख रहे हैं, हमारे शूज या हमारे फुटवियर उन पे डस्ट है, कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, या लग रहा है कि बाल हमने कॉम्ब किए ही नहीं, हम सो के उठे और उठ करके ऐसे ही चले आए, तो आप हमें देखते ही खुद लेजी फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी का कोई फीलिंग ही नहीं आएगी कि नहीं लग ही नहीं रहा है। जैसे मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस देखती हूँ तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप घर में भी पढ़ाती हैं तो बहुत अच्छे से मतलब क्लास लेती हैं, ऐसा नहीं लगता एकदम से कि बस घर में कैजुअल तरीके से कोई भी पढ़ा रहा है।
तो आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऑल्दो इट वाज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल, बट स्टिल कोशिश यही रहती है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो मेरी लेवल ऑफ एनर्जी ऐसा हो, मेरा अटायर ऐसा हो, मेरा लुक ऐसा हो कि बच्चे अगर थोड़ा सा लेजी फील भी कर रहे हो तो देख के लगे कि हाँ जब मैम एनर्जी के साथ काम कर रही है तो चलो हम भी उतनी एनर्जी दिखाएं, उन्हें भी वो पॉजिटिविटी मिले। तो हेल्थ और हाइजीन को लेकर के हमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल्स हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें हेल्थ को लेके भी बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो आए दिन हमारा काम अफेक्ट होगा और दूसरों का काम भी अफेक्ट होगा। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं और आए दिन आपकी तबीयत खराब होती है और आप ऑफ लेते हैं तो उस टीम का वो काम उतने दिनों के लिए रुक जाता है। सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं और आपको एक सेक्शन दे दिया भाई टीम में कि आपको यही काम करना है, अब वो काम आपको करना है लेकिन आप तो जॉब के लिए जा ही नहीं पा रहे क्योंकि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उतने दिन तक वो वर्क हेल्ड अप हो जाएगा। और अगर ये चीज कंटिन्यूअसली होती है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अक्सर हम छुट्टी लेते हैं, तो एक दिन हमारी छुट्टी ही कर दी जाती है, या ये टेंडेंसी बन जाती है लोगों की कि भैया इसको कोई इंपॉर्टेंट काम मत देना क्योंकि ये तो आए दिन छुट्टी लेते हैं, इनको तो छुट्टी ही लेना है, तो भैया इनको कोई इंपॉर्टेंट टास्क मत दीजिएगा क्योंकि ये छुट्टी लेके बैठ जाएंगे और हम लोगों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा या ये काम इन पेंडिंग रह जाएगा। तो हेल्थ को लेके भी बहुत कॉशियस रहिए, कोशिश करें आप एक दिन भी छुट्टी ना लें। बहुत सारे लोग जॉब करते समय उन्हें छुट्टियों के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि मंथ में एक वीक मिल रही है, एक वीक की सॉरी एक लीव मिलती है या सीएल है, तो वो इकट्ठी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं महीने में एक छुट्टी मिल रही है तो ले लो ना, क्यों नहीं लेना है। ठीक है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपका राइट है, अगर नीड है तो जरूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर नीड नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरी छुट्टी मिस हो जाएगी, वो टेंडेंसी अगर आप शुरू से ही बना लेते हैं तो आगे चल करके ये एक अच्छी हैबिट की तरह से आपके सामने नहीं आती है और इसके आपको कौन भुगतने पड़ते हैं। तो ये हैबिट मत बनाइए, छुट्टी लेनी है मजबूरी है लीजिए, लेकिन अगर लेनी नहीं है, कोई आपको लग नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इसलिए मत लीजिए क्योंकि वो छुट्टी आपकी वेस्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग इकट्ठी करते रहते हैं कि छुट्टियां की लास्ट में जो है जब बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी तो हम ले लेंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, किसी वेकेशन के लिए आपको जाना है तो आप ले लीजिए, बट यूं ही छुट्टी लेने की कोशिश मत कीजिए। हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए ताकि हेल्थ के इश्यूज ना हो, ताकि आपको अक्सर छुट्टी लेनी पड़े। और इसके लिए जो है आपको काफी सारी चीजें जो है मतलब ध्यान रखनी होंगी, अपनी आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हाइजीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइजीन का जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज हेल्थ जो है डायरेक्टली रिलेटेड है टू हाइजीन। तो हाइजीन यानी कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, और आप पिछले एक साल से मतलब इस एक साल में तो जिसने भी हाइजीन की के बारे में नहीं सोचा या नहीं सुना या नहीं ध्यान दिया, तो अब इससे बदतर समय तो फेस करने को नहीं मिल सकता, और ईश्वर ना करे कि किसी को फेस करना पड़े। तो साफ सफाई बहुत जरूरी है वैसे भी हमारी लाइफ में। हाँ जी, अगर मतलब 1 मंथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और अगर मतलब बीच में 1 2 दिन काम करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, और फिर इतना दिन मतलब 1 मंथ काम करने के बाद हम सोच रहे हैं अब एक दिन रिलैक्स कर लिया जाए कम से कम, बिल्कुल तो छुट्टी ले रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं। हमने क्या कहा, छुट्टी लेना कोई गलत नहीं है, ये आपके वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का काम करने का प्रोफाइल ऐसा होता है कि वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात का मतलब ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो उन्हें 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो होता है कि एक टाइम पे आके एग्जॉस्टिव हो जाता है इंसान, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। हालांकि ऐसा वर्क कल्चर अब बन चुका है कि हर जगह वीकेंड ऑफ होता है, तो अगर आप 6 दिन बहुत खपते हैं काम में, जूझते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो सैटरडे संडे आपको इसीलिए मिलता है कि वो 2 दिन आप पूरा रिलैक्स कीजिए। 6 दिन मेहनत कीजिए, 2 दिन रिलैक्स कीजिए। तो गवर्नमेंट में ना, जैसे कि प्राइवेट के सेक्टर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्राइवेट में भी अब सब जगह, प्राइवेट में तो इनफैक्ट सभी जगह पर वीकेंड ऑफ होता है। बहुत ही रेयर या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे प्रोफाइल जो छोटे छोटे रह गए जहां पर वीकेंड ऑफ नहीं होता, नहीं तो अब तो वीकेंड ऑफ तो हर जगह होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में बाद में शुरू हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में तो पहले से ही ये कल्चर था। वो तो वेस्टर्न कल्चर पहले ही फॉलो कर रहे थे कि भाई हम सैटरडे संडे आपको ऑफ देंगे, ठीक है। तो वो तो 2 दिन मिल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई इस हफ्ते हमने इतना ज्यादा काम किया था कि हमें मतलब रिलैक्सेशन की जरूरत है, तो जो एक छुट्टी हमें मंथ में मिलती है वो हम आज ले लें। तो देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने जैसे कहा कि भाई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि नहीं भाई रिलैक्सेशन जरूरी है, हम एग्जॉस्टिव हो चुके हैं नहीं मैं बहुत हमें मेहनत लगता करके। है कि इतना काम करने के बाद महीने में एक दिन छुट्टी भी ले रहे अपने लिए, तो गलत नहीं है। हमने क्या कहा, गलत नहीं है,
हमने तो ये नहीं कहा गलत है। नहीं तो मतलब इससे अगर मतलब उसके मन में सामने वाले मतलब जो छुट्टी ले रहे हैं तो उसको तो ये लगेगा ना कि फालतू छुट्टी ले रहा है। नहीं, मतलब कि उसको क्यों लगेगा? देखिए जो रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, वो तो आपको छुट्टी दे ही रहा है, नहीं उसे दे पता रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर तुम फालतू छुट्टी लोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, पर हम तो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम अब इतना करने के बाद 1 महीने में और एक छुट्टी भी ना लें तो इसकी वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं। हम इसकी वजह से ले रहे हैं। हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया, इतना करने के बाद कितनी हम्म। मेहनत आप कर रहे हैं, इसके भी दो नजरिए होते हैं, देखिए चीजों के, है ना। हम जब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भाई हम अपने काम को इवेलुएट करते हैं, खुद को जज करते हैं, और हमेशा हम अपने काम को ज्यादा ही आंकते हैं। एक छोटा सा काम भी हम करते हैं तो हमें लगता है हमने अच्छा खासा काम किया है ना। कई बार ये होता है कि हम बहुत काम करने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत काम नहीं कर रहे, ठीक है ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं इसके। तो कुछ लोगों का मेहनत का जज्बा ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि भाई 6 दिन काम करने को मिला तो 6 दिन 100% दिया, और अगर 7वें दिन भी मौका मिल रहा है तो वो 7वें दिन भी जा रहे हैं जबकि 7वें दिन छुट्टी है, या 5 दिन काम करने के बाद 6वें दिन भी चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जो भी कर रहे हैं कंपनी के लिए अभी वो कम है, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कम है, उससे ज्यादा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी सोच रख रहा है कि भाई 100% से ज्यादा देंगे तो कल को ये कंपनी हमें हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न देगी। पर कुछ लोग ऐसी सोच के साथ होते हैं कि भाई छुट्टी है, मिल रही है, मेरा राइट है तो हम लें, ठीक है। तो उसमें लेने में कोई गलती नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि आपके सामने राइट की बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब छुट्टी नहीं, ले। ऐसा भी नहीं है कि वो प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा आपके सामने कि भाई आपने छुट्टी क्यों ले ली थी, तब आपने उस दिन छुट्टी क्यों ली, ऐसा नहीं है। वो तो आपको छुट्टी दे रहे हैं, वो आपका राइट है, आप उसे ले सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर अननेसेसरीली हम छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत की, तो वाकई में अगर आपने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि बहुत मेहनत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं कह रही हूँ मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मैम तो कोई मेहनत नहीं करती थी। अरे क्या 1 घंटा पढ़ाना ही तो होता है, उसमें क्या मेहनत है, हम ही खड़े होके पढ़ा देंगे। तो देखिए नजरिया चेंज हो जाता है ना हर इंसान का। तो इस हिसाब से अगर देखें और आपको लगता है कि जेन्युइनली आपने काम किया है और इतनी आपने मेहनत की कि आपको एक टाइम के बाद रिलैक्सेशन की जरूरत है, तो आप छुट्टी जरूर लें, वो मिल ही रही है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि अवॉइड की जा सकती है, सिर्फ इसलिए छुट्टी लेना क्योंकि वो मिल रही थी तो वेस्ट हो जाएगी तो ले लें, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं है, पर तो तुमने वो कहा तो वो तो ऑब्वियस है। हाँ नहीं, ऑब्वियस है। देखिए क्योंकि जब आप छुट्टी लेते हो तो भाई आपका छुट्टी लेने के अलग अलग कारण होते हैं, है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पर क्या आपको ये देखना है कि कारण क्या है। अगर कारण वाकई में जेन्युइन है तो आप छुट्टी लीजिए। अगर आपको लगता है इस बार अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड कर लें। अगर ये छुट्टी मेरे अगले महीने में काउंट हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगले महीने अगर जरूरत पड़ी तो हम 2 छुट्टी एक साथ ले लेंगे, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो ये भी सोच होती है लोगों की। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं नहीं भाई हर महीने एक मिल रही है, हम उसे ले, क्योंकि हम पूरा टाइम इतनी मेहनत करते हैं तो हम एक छुट्टी ले सकते हैं, हमारा राइट है और हमें लेनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो लेना है तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ये कोई इश्यू नहीं है कि मतलब काम होता। लेकिन लॉन्ग रन में जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं और लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं, या कहिए कि पूरे जीवन जुड़े रहना चाहते हैं, तो कंपनी के प्रति अपनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी शुरू में एम्प्लॉय को ही दिखानी होती है। जब हम अच्छा काम करते हैं, हम लॉयल्टी दिखाते हैं, हम सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो कंपनी भी फिर हमारी उस चीज को एक्नॉलेज करती है। पर इसके लिए मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सोच जो है डिपेंड करती है। अब बहुत सारे लोग देखिए, जैसे मैं बताऊं, मैंने खुद न जाने कितने ऐसे सीवीज देखे हैं, रेज्यूमेस देखे हैं कि जहां पर लोगों की टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा उनके वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब 10-10 जगह पे स्विच कर रहे हैं, हर 2 महीने के बाद स्विच करते हैं, हर 6 महीने के बाद स्विच करते हैं। जो इंसान इस तरीके की स्विच करने की टेंडेंसी लेके आता है उसे कंपनियां नहीं रखती। आपके सीवी में जितनी ज्यादा जगह का वर्क एक्सपीरियंस होगा, पहला सवाल ही आपसे इंटरव्यू में यह किया जाएगा कि आपने इतनी जगह जॉब क्यों चेंज की, क्या रीजन था। तो आप अपने रीजन देंगे जो कि आपकी तरफ से जेन्युइन होंगे। हो सकता है सैलरी का इशू हो सकता है टाइम का इशू हुआ हो, या कोई और प्रॉब्लम हुई हो, तो आप तो देंगे। लेकिन देखिए जो जज कर रहा है वो एक ही एंड की बात सुन रहा है, तो वो समझ रहा है कि भाई ये तो यही बताएगा कि मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छी थी, कंपनी खराब थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज पर जज करना शुरू कर देंगे। तो सोच के साथ हम लोग जुड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ
बहुत सारे लोग होते हैं जीवन भर एक ही जगह काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आपको इतना अच्छा तो यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है, पर्क नहीं मिल रहे, इतने अच्छे वो नहीं मिल रहे, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको 2000 रुपए सैलरी में ज्यादा देंगे। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हम यहाँ से सेटिस्फाइड है, हमें यहाँ का वर्क कल्चर हमारे लिए कंफर्टेबल है, हम कंफर्टेबल हो चुके हैं और कंपनी मेरी नीड बन चुकी है और मैं कंपनी की नीड बन चुका हूँ। जब हम ये सोच के साथ काम करते हैं, शुरू में कुछ समय जरूर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम आता है जब ऑर्गेनाइजेशन आपके काम को एक्नॉलेज करता है और उस सीरियस एफर्ट जो आपने सिंसियर एफर्ट्स अपनी कंपनी के लिए किए उसके लिए आपको रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, तो हेल्थ हाइजीन को लेकर के ध्यान रखना, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये चीजें हम रखते हैं तो इन चीजों पर काम करते हुए हमेशा हमको फायदा होगा। लेकिन बस ये उस फायदे के इंतजार में काम करते रहना है, ये नहीं सोचना कि 2 महीने काम कर दिया तो फायदा नहीं हुआ, तो अभी तक फायदा नहीं हुआ तो काम करना छोड़ दें या थोड़ी सी सिंसियरिटी कम कर दें, ऐसा नहीं। लगातार ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसको करने के बाद आपको रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए खुद का एनालिसिस, आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो खुद को पहले टटोलिए, ढूंढिए कि आपकी सोच क्या है और उसमें फिर आप ये देखिए कि वहां पर किन किन जगहों में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। आपको लगता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है तो इम्प्रूव मत करिए। आपको लगता है आपकी जो हैबिट्स है वो थोड़ी गलत है, जैसे कि मान लीजिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या वर्क कल्चर के साथ आप अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन आप काम 8 घंटे नहीं कर रहे हैं, आप काम सिर्फ 2 ही घंटे कर रहे हैं, बाकी के 6 घंटे आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को आप ही को देखना है, क्योंकि कोई और पॉइंट आउट करे हमारी गलतियां, कोई और हमें इंस्ट्रक्ट करे कि ये मत ऐसे करिए, उससे अच्छा है कि हम अपनी कमियों को खुद ढूंढें और उनको रूट आउट करें। क्योंकि पहली चीज तो है कि दूसरा कोई जब हमारी कमी बताता है तो ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी कि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपनी कमी खुद निकालेंगे तो हमें कभी बुरा महसूस नहीं होगा। और हम खुद के अगर क्रिटिक बन सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ क्रिटिक बनना भी बहुत बड़ी बात है। अपनी कमी निकालना, अपनी कमी हमें अंदर दिखती नहीं है, हमको तो लगता है दुनिया में हम सबसे अच्छे इंसान है, हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो अपनी कमी निकालने की हमारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम कमियों को निकाल सकें और उन कमियों को हम रूट आउट करें, क्योंकि एक बार हमने ये करना सीख लिया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे मैं बता चुकी हूँ, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना बहुत जरूरी है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ लोग होते हैं छोटी सी प्रॉब्लम हुई एकदम घबराना शुरू कर देते हैं, अरे कैसे होगा, ये क्या होगा, अब तो ये हो गया, या इतना सारा काम मिल गया कैसे करेंगे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि ठीक है जो भी कर रहे हैं आज कर रहे हैं, कल अच्छा ही होगा। या क्यों परेशान हो, काम बढ़िया से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के वर्कर को, एम्प्लॉय को ही हमेशा प्रमोट करता है। एक बार को आप काम में थोड़ी सी ढिलाई बरत भी दें, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप खुद पॉजिटिव हैं, तो आप लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। आप खुद ही नेगेटिव हैं तो आपकी टीम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इनफैक्ट एक टाइम आता है कि अगर हम नेगेटिव हैं तो लोग हमें अवॉइड करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो हमारी सोच ही बदल जाती है, हम निराश होना शुरू होता है, अरे हमें ही क्यों हो गया, दुनिया में इतने लोग थे, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, मुझे सैलरी हाइक क्यों नहीं मिला, मेरे बगल वाले को क्यों मिल गया। तो उसके कुछ रीजंस होंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी में किसी का दुश्मन नहीं होता है, काम करने के बेसिस पर होता है। हालांकि हर जगह पर देखिए थोड़ी बहुत क्या नाम है, वर्क कल्चर में पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन सभी लोग पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होते हैं। पर हम जानबूझ के एक बहाना बना लेते कि ऐसा था इसलिए ये हुआ। तो आपको पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में, और पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को भी हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। हर चीज के लिए अगर आप एक सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो आपका काम हो सकता है आज गलत हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो सही होगा। आपको आज रिजल्ट गलत मिला हो, कल आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच गलत नहीं है, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं। तो आपको जो लो वाली फीलिंग है कि आप लो फील करते हैं, वो कभी नहीं फील करेंगे। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपको ये काम करना ही करना है। हालांकि कोई ये बहुत एग्जाम्पल देने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इसके लिए, कि जब मैं एमबीए कर रही थी तो मतलब मैंने एमबीए चैलेंज में किया था, मुझे एमबीए नहीं करना था, मैंने कभी लाइफ में, मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे एमबीए करना है। मेरा एमसीए हो चुका था, मैंने मास्टर डिग्री बॉटनी में ले ली थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना था।
लेकिन यूं ही किसी ने मुझे चैलेंज किया कि एमबीए तो बहुत डिफिकल्ट है और वर्ल्ड का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से होता है, और आप जैसे लोग क्या जाने कि एमबीए कितना डिफिकल्ट है। तो उस चीज को मतलब मैंने उनको नहीं बोला जिन्होंने मुझे ये कहा, पर मैंने कहा कि ठीक है, करके देखते हैं, क्या बुराई है। हाँ, ये बात सच है कि उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम एमबीए का तो इतना आसान नहीं होता है। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम ऑलरेडी जॉब में भी हैं, हम हाउस होल्ड भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दोनों मेरे किड्स भी थे तब, छोटे छोटे बच्चे भी थे। पर फिर भी मैंने कहा कि चलो एक बार करके देखते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन तो ठीक है, बैठ जाएंगे, सोच लेंगे नहीं होना है, लेकिन एक बार एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम दिया मैंने, और मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। क्लियर, और कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी क्लियर किया मैंने एग्जाम, और मेरा पेपर मतलब देने के बाद ही हमें लग गया था कि हाँ ठीक ठाक हो गया है। पर घर में आके हमने यही बोला कि नहीं, कोई खास नहीं हुआ है, क्योंकि इन लॉज ने पूछा बेटा कैसा हुआ, तो हमने कहा रेडी, देखते हैं, मुझे कोई खास नहीं हुआ है मतलब मेरा, क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी। पर जब हमारा रिजल्ट क्लियर हुआ और सिलेक्शन का लेटर आया घर पे, उस समय लेटर्स के थ्रू बाई पोस्ट आता था कि यू आर सिलेक्टेड, तो वो लेटर मैंने भगवान के चरणों में पहले तो वो रखा, उनको प्रणाम किया, और फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये कहा कि मम्मी अब मैं एमबीए करके दिखाऊंगी आपको। और मतलब तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, ज्यादा मेहनत मत करना, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोल दिया तो ठीक है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं मेहनत अपनी पूरी करूंगी, आगे तो ईश्वर की इच्छा है। तो उसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, हमें 21 पेपर देने थे, 22 इनफैक्ट, और एक प्रोजेक्ट होता था। तो सब चीजों में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, लेकिन एक ही जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे सामने एमबीए में, वो था एक मैथ्स का पेपर होता था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जिसमें कि मतलब, और मैथ्स शुरू से मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेरर है, इसीलिए मैंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी, क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे ये लग रहा था कि यार सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन मैथ का पेपर तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। और जब मैं क्लास के लिए जाती थी, वहां पे क्लास भी हमारी कोई खास नहीं होती थी, और जो टीचर आते थे वो ये मान के बैठते थे कि क्लास में तो सब धुरंधर बैठे हैं, जो कि होता ही है एमबीए में, भाई आप सब अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ बैठे हैं तो बेसिक नॉलेज तो होगी। और हम जैसे कि प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मतलब कभी एक जमाने लग गए उन सब चीजों को पढ़े सुने, और कभी कोई खास उन पे काम भी नहीं किया था। तो ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी थी कि मतलब चक्कर आ जाता था। असाइनमेंट ऐसे मिलते थे कि जिस फ्रेंड को दिखाओ जो बीटेक था, वो बोलता था कि यार इतना डिफिकल्ट असाइनमेंट तुम कैसे कर पाओगे, तुमसे ये पेपर नहीं निकल पाएगा। और हम भी ये सोचते थे पेपर देख करके, जब प्रीवियस ईयर के देखते थे, कि भाई मेरी डिग्री रह जाएगी एमबीए की सिर्फ इस पेपर के चक्कर में। तो मगर बस कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत मेहनत की, लोगों से हेल्प मांगी, 2-3 लोग थे, तो उस समय वो कन्नी काट गए कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरा ही एक स्टूडेंट था जो मुझसे पढ़ रहा था, वो मैथमेटिक्स बीएससी कर रहा था उस समय पर, वो पीसीएम का स्टूडेंट था। उसके सामने ऐसी हमने एक दिन प्रॉब्लम रखी कि क्योंकि हम पढ़ते रहते थे, जब मुझे दूसरी ब्रांच में जाती थी तो मेरी बुक्स साथ में रहती थी, तो हम पढ़ते रहते थे जब हम क्लास नहीं ले रहे होते थे, तो बच्चे कभी बैठते थे साथ में, डिस्कशन होता था। तो वो एक दिन कहने लगा कि मैम आप ये क्या पढ़ती हैं, तो हमने कहा कि भाई मैं मैथ्स है और मेरे लिए तो बड़ा टेरर है। तो उसको मैंने शेयर किया कि ये प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगा देखिए मैम, बहुत ज्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो टर्म्स आप बोल रही हैं थोड़ा बहुत मैं करा दूंगा। तो हमने कहा नहीं तुम क्यों कराओगे, और तुम्हारे पास कहाँ टाइम है। बोले मैम जितना भी मिलेगा। तो क्लास के बाद वो रुकता था, और 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी 25 मिनट, जैसे भी उसे टाइम मिलता था, वो उस समय पर हमें एक टॉपिक थोड़ा बहुत समझा के चला जाता था। लेकिन जो उसने 20 मिनट भी हमें पढ़ाया, उसको हम पूरा थॉरोली पढ़ते थे बुक से, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 बार 3 बार उस चीज को रिवाइज करते थे। और फिर जब कभी उसे मौका मिलता था, रोज भी नहीं होता था ऐसा, क्योंकि ऑल्टरनेट तो क्लासेस ही होती थी, कभी कभी उसे क्लासेस के लिए जाना होता था अपनी कोचिंग के लिए, तो जब नेक्स्ट टाइम उसे मौका मिलता था और बैठता था, तो हम डिस्कस भी करते थे जो प्रॉब्लम होती थी। और आज एमबीए की जो डिग्री मेरे पास है, तो उसका वो मतलब मैं क्रेडिट उसे देती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैंने, मेरा जब रिजल्ट आया और मैंने एग्जाम ठीक ठाक ग्रेड से, मतलब हाईएस्ट ग्रेड तो नहीं आई थी मेरी, बी ग्रेड आई थी उसमें, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर किया, दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। मतलब बाकी 21 पेपर एक जगह, और वो एक पेपर एक जगह था मेरे लिए, और मैंने क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। और ओवरऑल एग्रीगेट भी मेरा बहुत अच्छा मतलब बना था, 83.4 एग्रीगेट आया था एमबीए में। और मेरे फैकल्टीज बहुत खुश थे मुझसे कि भाई तुम इतना, मतलब तुम ऑलरेडी जॉब में हो और ये सब कर रही हो, तब भी अच्छा मेंटेन किया रिजल्ट तुमने। तो आज हम अपनी उस डिग्री का क्रेडिट भी उसको देते हैं, भैया तुम्हारी वजह से, क्योंकि पता नहीं मैं तो तुम्हारे बिना क्या कर पाती। तो हिम्मत रखने का मतलब जो होता है ना, देखिए हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है।
तो कोई ये एग्जाम्पल देने की बात नहीं, हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, रोजमर्रा में जिंदगी में सब लोग करते हैं। बस एक ही चीज है कि मैंने हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखी है अपनी लाइफ में भी, कि चाहे कितना भी बड़ा हर्डल आए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये भी क्रॉस हो जाएगा। अगर हम अपना सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, और अगर गलत होता भी है तो एक दिन जरूर सही होगा। तो ये अप्रोच आप लोगों को तो अभी रखनी है, क्योंकि आप लोग तो मतलब यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल लाइफ, और अभी तो स्टूडेंट लाइफ में भी ये बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव अप्रोच जो कोई भी रखता है, उससे आसपास भी एक अच्छा माहौल बनता है, लोग उसके लिए मतलब उसको देख के पॉजिटिव फील करते हैं। और मेरे खुद के बहुत से स्टूडेंट मुझे ये बोलते हैं कि मैम जब आपसे बात करते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमने तो छोड़ ही दिया था, सोचना सोच ही लिया था कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन आपने हमको बहुत पॉजिटिव किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे हम भी अगर सभी लोग अपनी लाइफ में इस चीज को, इस अप्रोच को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये सब चीजें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जॉब में सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आती है, या किसी भी वर्क प्रोफाइल में आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। जैसे सबसे पहले कि आपको लाइफ के टुवर्ड्स अपना आउटलुक, अपना अप्रोच पॉजिटिव रखना है। जीवन को लेकर के आपको निराश नहीं होना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी घबराते हैं। ये हो गया तो अब क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, नंबर कम आ गए तो क्या करेंगे, मैम मैंने तो ये ग्रेड एक्सपेक्ट की थी, मुझे तो यही ग्रेड मिली, तो क्या करेंगे। जो मिला है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। और अगर वो आपको लगता है कि आपकी वर्थ उससे कम हुई है, तो आगे उसके लिए ज्यादा मेहनत कीजिए। अगर M1 और M2 में आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड नहीं मिली, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मत सोचिए बैठिए कि आधा घंटा ओ अब क्या होगा, ये तो ये वाली ग्रेड आ गई, हमने तो ये सोची थी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे 2 पेपर और हैं। जितनी मेहनत, जितना एनर्जी दिखा सकते हैं इन 2 पेपरों में दिखाइए, और इनमें वो ग्रेड लेके आइए जो पिछले प्लान की थी। क्योंकि पीछे जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, वो हो चुका है, उसको अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रूटनी कराएंगे, आप रीचेकिंग कराएंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, और रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, वो दोबारा चेक नहीं करते, वो सिर्फ काउंटिंग करके बता देते कि भैया नंबर सही है, इतने ही मिले थे, इतने हमने जोड़ के देख लिए, टोटल इतना है। तो आप मतलब उस समय आप ज्यादा थोड़ा सा लगेगा भी आपको, आप होपफुल होंगे कि शायद हमारा रिजल्ट कुछ और हो जाए, लेकिन जब रिजल्ट कुछ और नहीं होगा तो पहले से और पीछे हो जाएंगे, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि जो हो गया उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट उसका अनएक्सपेक्टेडली, मैम ये क्यों मतलब कि वो लेवल में होता है कि सारे एग्जाम में, इंटर हाई स्कूल सारे एग्जाम में ऐसा ही होता है क्या मतलब कि रीचेक, आप तरीका बता रही हैं रीचेक करने देखिए का? होता क्या है बोर्ड्स का, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोर्ड के कभी मतलब मुझे इस पैटर्न का मालूम नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है। क्योंकि रीचेकिंग में भी देखिए कोई दोबारा उतना टाइम नहीं देगा। एक सबसे पहली चीज यही चेक होती है कि काउंटिंग में ऐसा तो नहीं हुआ कि गलती हो गई। जैसे एक इसमें भी मैं बता रही हूँ, मैं BSc में थी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब क्लासमेट थी, फ्रेंड क्या, और वो पढ़ने में अच्छी खासी थी, लेकिन उसको केमिस्ट्री में फेल हो गई, BSc फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई, रिजल्ट निकला वो फेल थी। तो हम सब लोगों को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो फेल कैसे हो सकती है। तो और उसको जब मार्क्स मिले, आउट ऑफ 100 उसके केवल 3 मार्क्स थे। तो जो हमारे HOD थे केमिस्ट्री के, सिंह सर, वो भी सरप्राइज थे, बोले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले हम भी कॉपी चेक करके आते हैं तो 3 नंबर तो उसे भी नहीं मिलते जो कोरी छोड़ के आता है, कुछ तो लिखता है बच्चा, 3 नंबर तो बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ेगा उसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ लिखा भी था? तो वो बोली सर मैंने किया था, और मतलब कह रही थी कि सर मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में सर ने कहा कि भाई चलो तुम स्क्रूटनी करा लो, BSc की बात है, और ये बात है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो सर ने कहा कि तुम स्क्रूटनी कराओ। तो उसने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने कहा आप अपने फादर को भेजिएगा, मैं बताऊंगा, और ये फॉर्मेलिटीज होती हैं। और वो खुद इतना कॉन्फिडेंट थे हमारे सर कि भाई तुम फेल नहीं हो सकती हो। तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो मैं यूनिवर्सिटी कैंपस तक चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे फादर के साथ। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जो भी पेपर वर्क करना था किया। और जब उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट था उसका 63 मार्क्स थे उसके, 3 नहीं थे, 63 थे। पर गलती से 6 टाइप ही नहीं हुआ। तब कंप्यूटर से तो बनती नहीं थी मार्कशीट, तब बनती थी कीबोर्ड से, उसे टाइपराइटर से बनाई जाती थी, और वो निकाली जाती थी, और हाथ से लिख के जाते थे नंबर। तो वो गलती से ऐसा हुआ कि 3 की जगह, मतलब 63 की जगह उसका 3 लिख गया।
तो तब मार्कशीट में तो वही नंबर चढ़ेंगे ना जो शीट में मिले होंगे, और लिखने वाले ने वो गलती कर दी। तो उस समय पर ऐसे भी कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी मिरेकल्स होते हैं कि जो लड़की फेल थी उसको 63 नंबर थे, उसे फेल कर दिया गया। पर ऐसा सबके साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कॉपी थोड़ी चेक करी थी, उन्होंने भाई काउंटिंग चेक करी और देखा अरे 3 नंबर कैसे, ये तो 63 है, तो ये गलती हुई। तो ऐसी केस में भाई अगर वो स्क्रूटनी ना कराती तो वो तो फेल थी, और उसको सर ने बोला कि तुम करा लो स्क्रूटनी, लेकिन तुम परेशान ना हो, सेकंड ईयर में तुम फर्स्ट ईयर का ये पेपर दे सकती हो, इस बात का है ऑप्शन, तो तुम दे देना, सेकंड ईयर स्टार्ट करो और फर्स्ट ईयर को तुम बैक की तरह से ले लो, और वो जिसमें तुम्हारी बैक आई है उसको तुम दोबारा दे देना। लेकिन वो भी हम लोगों ने चीजें देखी हैं, तो ऐसा हमेशा और हर समय नहीं होता है, लेकिन 95% ऐसा ही होता है कि वो काउंटिंग करते हैं कि नंबर चढ़ाने में तो गलती नहीं हुई, क्योंकि इतना समय कोई नहीं देना चाहता दोबारा कि दोबारा से पूरे सिरे से कॉपी चेक करे। और हाँ, बिल्कुल ही ऐसा हो कि कोई बच्चा जो हमेशा टॉप कर रहा है और वो फेल हो गया और तब उसके लिए ऐसे कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो चेकिंग भी हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर चेक हो, ज्यादातर केसेस में काउंटिंग ही चेक होती है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है, ऑफिस में जब भी आप घुसे, चाहे जहां भी जो भी आपकी वर्क प्लेस है, आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, हमेशा स्माइल करें। कुछ लोग चेहरे पे ऐसे अपना मतलब रूडनेस दिखाते हैं कि अब मैं मालिक हूं तो मुझे रूड रहना चाहिए, क्योंकि मेरे एम्प्लॉई अगर मैंने हंस के बात कर ली तो सिर पे चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो रिलेशनशिप हेल्दी तभी बनता है जब एम्प्लॉय भी अपनी तरफ से एफर्ट करे और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से एफर्ट करे। एक लाइन ऑफ डिसिप्लिन तो जरूर होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं आपको करना है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय को इतनी छूट दे दें कि वो आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कह दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन कभी भी नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में। फ्रेंडली रिलेशन हो गया तो समझ लीजिए मार्जिन खत्म, अब कोई डिसिप्लिन, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप होगी तो उसमें क्या होगा कि जरूरत पड़ने पर आप अपने एम्प्लॉय के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन काम कराने के टाइम पर आप उन्हें काम भी कराने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी से बात करें, मिले, सुबह आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक स्माइलिंग फेस के साथ जब आप जाएंगे, कोई आपसे मिले, आप स्माइल करके उसको जवाब देंगे, तो वो भी समझेगा कि भाई ये साहब सही से जवाब देते हैं। चपरासी है, उसने बोला नमस्ते साहब या गुड मॉर्निंग, हम अकड़ के मारे ही नहीं अपना वो कर पा रहे हैं, हमारी अकड़ ही नहीं छूट रही है, गुड मॉर्निंग, एक ये भी तरीका हम बात कर सकते हैं किसी से। और हम ये भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने बॉस से ही ऐसे पूछें कि सर आप कैसे हैं, आप अपने सुपीरियर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो, आप भाई कैसे हो, या आपको पता है किसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हाँ भाई अब आप ठीक फील कर रहे हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने ऐसे बोला, उसको एक रिस्पॉन्स मिला कि मेरे बॉस ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया है, तो सोचिए कितना उसका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, वो कितना अप्रिशिएट करेगा आपकी इस चीज को। तो स्माइल करते हुए काम करिए, कोई आपसे बात करे, और अगर वो कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है, आपको वो विश कर रहा है या कोई आपसे बात शेयर कर रहा है, तो उसको सही ढंग से जवाब दीजिए, क्योंकि हर बात अकड़ से नहीं हो सकती है। आपने सुना भी होगा, प्यार से आप 4 काम करा सकते हैं, डांट के आप 4 काम छोड़ो 1 भी नहीं करा सकते। आप घर में नहीं करते हैं काम, आपकी मम्मी अगर आपसे डांट के बोले जाओ ये काम करो, तो आप सोचेंगे अब तो नहीं जाने वाले, अभी हम जाएंगे, मतलब मजबूरी है, काम तो करना है, मम्मी ने बोला, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मम्मी ने प्यार से बोला कि बेटा ये काम कर दीजिए, जाइए, अच्छा इतना काम कर दीजिए, पढ़ रहे हो, चलो अच्छा बेटा एक काम ये कर दो प्लीज मेरे लिए, मम्मी ने प्यार से कहा तो आप पढ़ाई छोड़ करके भी 1 मिनट के लिए उठ सकते हो और काम करेंगे। और ऐसा नेचुरल है, क्यों, क्योंकि प्यार से कही गई चीज को कोई इग्नोर नहीं कर पाता। ऐसे ही अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉय से बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली आप कोई भी काम कराइए, उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आउट ऑफ द वे जाकर के वो काम करेंगे। छुट्टी हो रही है, घर जाने का टाइम है, वो बाइंड अप कर चुका है, लेकिन अगर आपने उसको बोला कि यार आधे घंटे रुक जाओ आज प्लीज, प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है तुम्हारा घर जाने का टाइम है, बट आधे घंटे के लिए आज आपको रुकना पड़ेगा, क्या आप रुक सकते हो, वो नहीं मना कर पाएगा आपको, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बॉस मेरी हर चीज को अप्रिशिएट करता है, इतना रिक्वेस्टिंग वे में कह रहा है, कैसे मना कर दे। हो सकता है उसका मन ना करे, ना चाहते हुए भी वो रुकेगा और आपका काम करेगा। और अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपको लगता है आधे घंटे पहले जाना है, तो आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि सर मुझे आज आधे घंटे के लिए छुट्टी दे दीजिए प्लीज, कल मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक के अपना काम कर लूंगा, और या मैं कल आधे घंटे पहले आकर के अपना काम कर लूंगा। तो हो सकता है कि आपकी इस रिक्वेस्ट को, और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपके एम्प्लॉयर भी उसको अवॉइड ना कर सके। पर जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, ये कोई नियम नहीं है, ये वर्क कल्चर है,
और ये पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी भी करता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि आप बॉस के सामने नाक भी रगड़ दीजिए, उन्हें नहीं झुकना है तो नहीं झुकना है, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, ऐसे भी लोग होते हैं। बट फिर भी हम होपफुल यही होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच अपनी यही रखते हैं कि ठीक है, अगर हम कहेंगे तो शायद हमारी बात सुन ली जाए। तो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सब काम करना है। एटीट्यूड आपका हमेशा काम करते समय बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि काम को करने के लिए जो एटीट्यूड है वो आपका ये होना चाहिए कि काम करना ही है, हर कीमत पे करना है और जल्दी से जल्दी करना है। यदि टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं तो अपना 100% देने के बाद दूसरों की भी मदद करेंगे कि भाई लाओ, आपसे नहीं हो पा रहा, चलो मैं आपके साथ कर दूं। पर आजकल होता क्या है, जस्ट रिवर्स। शायद 10,000 में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि मेरा काम हो गया तो चलो मैं अपने कुलीग को हेल्प कर दूं। आज तो क्या कहते हैं, हमें भी ना करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। लोग सरकारी नौकरियों में जाते ही सोच लेते हैं कि काम ना करना पड़े। हम तो पढ़ाते हैं ना, तो देखते हैं कि लोग कहते हैं अरे मैम, उन्होंने तो अपने कुछ बहुत सारे मुहावरे बना रखे हैं कि मैम हमने काम कर दिया तो सारा काम तो हमारे ऊपर ही आ जाएगा, तो हम क्यों ले सारा काम, सैलरी थोड़ी मिलने वाली है हमें सबकी, सैलरी तो हमें अपनी मिलेगी, तो हम क्यों काम करें एक्स्ट्रा, सैलरी तो हमें 8 घंटे रुकने की मिल रही है, हम 10 घंटे काम क्यों करें मैम। और बात भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनह्यूमन हो जाएं या काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम भूल जाएं। काम करिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि 8 घंटे की ड्यूटी ही आप दे सकते हैं, आप ज्यादा नहीं दे सकते, मत दीजिए, लेकिन वो 8 घंटे फिर आप भूल जाएंगे दुनिया में आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ और है। कोई फोन नहीं है, कोई कलीग नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ आप और आपका काम। तो आज हालांकि वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट हो चुका है, लोगों की थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो चुकी है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि काम ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, सैलरी तो मिल ही जाएगी, सैलरी तो 1 तारीख को अकाउंट में आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी अब प्राइवेट जैसा कल्चर गवर्नमेंट में भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब ये स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक मतलब कह सकते हैं कि इस चीज का बर्डन रहता है कि आपको काम करना है, यू बी फोर्स टू वर्क, है ना। आप टाइम से नहीं आ रहे हैं, आप सबको पता है टाइम से नहीं आना कितनी बड़ी मुश्किल है, काम करो ना करो पहुंचना टाइम से है। क्यों? क्योंकि थंब इम्प्रेशन लगता है, बायोमेट्रिक हो गई है। तो ये सब चीजें क्यों की जा रही है, ये तो इसीलिए जा रही है कि जो लोग अभी इस हैबिट में नहीं आए हैं उनको इस चीज की हैबिट पड़ जाए और काम के प्रति उनका नजरिया बदले। पर फिर भी वही कुछ लोग होते हैं जो काम एक ही ढर्रे से करते चले आ रहे हैं, 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सोच नहीं बदलती। लेकिन अब जो नया हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, जो यंग ब्लड है, जो यूथ है, उसके अंदर ये चीजें ना आए, तो उसी चीजों के लिए हमें कोशिश करनी है कि आप जैसे लोग जो काम करने के लिए शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वो शुरू से ये ना सोचे कि भैया काम अपना काम करो और बाकी जाए दुनिया भाड़ में, और बस काम करके छुट्टी ले लो, खत्म करो, छुट्टी करके बस अपना आराम से एंजॉय करो। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको सैलरी हाइक ना मिले, हो सकता है इससे आपको कोई बोनस ना मिले, लेकिन या किसी दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी ना मिल जाए, लेकिन आप एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाएंगे, आप एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे अपने कलीग्स के लिए, और वो आपके लॉन्ग रन में आपको हेल्पफुल होगी। पर्सनल रिलेशन भी किसी चीज का नाम होता है, हमेशा हर चीज प्रोफेशनल फ्रंट पे ही नहीं की जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि अगर आप पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हर जगह अप्रिशिएट किए जाएंगे, हर जगह पर लोग आपको फॉलो करेंगे, हर जगह पर लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई आप अच्छे हैं। एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, एम्प्लॉयर है तो आपकी टीम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो पर्सनालिटी अगर डेवलप्ड है, एक अच्छा वर्क कल्चर आपने बना के रखा है, आप अच्छी हेल्थ मेंटेन करते हैं, आप हाइजीनिक हैं, आपको मैनर्स हैं लोगों से बात करने के, आप हमेशा एक सही पोस्चर, सही जेस्चर, सही अप्रोच के साथ लोगों के साथ ऑफिस में होते हैं और काम करते हैं या उनसे काम कराते हैं, तो हमेशा आपको कंपनी असेट की तरह मानती है। और जब कभी भी आप कहेंगे कि साहब स्विच करना है या कोई दूसरा जॉब देख रहे हैं, तो कंपनी हमेशा इस बात की कोशिश करेगी कि भले ही थोड़ी सैलरी हाइक कर दी जाए लेकिन आप छोड़ के ना जाए। क्यों? क्योंकि अब आप कंपनी के लिए एक असेट बन चुके हैं, एक पूंजी बन चुके हैं। तो वो समय आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो 1-2 दिन की चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो एक दिन ये जरूर आता है आपकी लाइफ में कि लोग आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक असेट की तरह देखती है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप छोड़ें। वो आपसे बोलेंगे अरे सैलरी आप हमसे ज्यादा ले लो भैया, छोड़ने की बात मत करो।
क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आपकी इंपॉर्टेंस को आपकी ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर ही नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कुछ इस तरह से रखें कि लोग या ऑर्गेनाइजेशन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें, और सभी चीजों के लिए मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, लोगों को भी मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम बता ही चुके हैं कि टाइम को आपको मैनेज करके चलना ही चलना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम के साथ अगर आप काम करते हैं, अब एक प्रोजेक्टेड आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक प्रोजेक्टेड ड्यूरेशन में आपको करना है। काम आपने बहुत बढ़िया किया लेकिन 2 दिन लेट किया तो आपके काम की वर्थ खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने काम को विद इन ड्यूरेशन करके दे दिया या टाइम से पहले करके दे दिया तो उस चीज की इंपॉर्टेंस रहेगी और कंपनी का आपके प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई ये एक शख्स है, इसे जो भी काम दो ये टाइम से पहले कर देते हैं या टाइम के अंदर करके देते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम के अंदर काम करके देते हैं तो फिर ये बात जरूर है कि हो सकता है आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए, लेकिन उसके पर्क्स भी फिर आप ही को मिलेंगे, उसके फायदे भी आप ही को मिलेंगे। तो ये सब चीजें, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ भी होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब तो ये है कि भाई आप जब भी लोगों के साथ में हैं एक पॉजिटिविटी आप मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब कि भाई अवॉइड करो, आप पहुंचे नहीं। और अब मान लीजिए हम ही हैं, हमारा एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव है, मैम तबीयत कैसी है, हम रोना रोने बैठ गए, पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो ये प्रॉब्लम थी, अब पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ है, फला डॉक्टर को दिखाया, फला डॉक्टर को दिखाया। अब हम रोना अपना रो करके बैठ रहे हैं, तो आप एक दिन सिंपैथी में सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन सुनेंगे, चौथे दिन बोलेंगे मैम से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैम के पास एक ही डिस्कशन है, मैम की अपनी हेल्थ इश्यूज और बस और कुछ नहीं है, या मैम की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये कर रहा है, मुझे इससे परेशानी है, मुझे उससे परेशानी है, बच्चों की फीस ज्यादा है। अरे दुनिया की प्रॉब्लम्स है, तो दुनिया की प्रॉब्लम दुनिया को भी है, हम अकेले नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ और सबको अपनी अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय हम अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोएं, और ऐसी नेगेटिविटी अगर हम रखते हैं तो सोसाइटी हमेशा हमें अवॉइड करती है, तो हमको ऐसी अप्रोच नहीं रखनी है, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है। कुछ लोग न्यूट्रल पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं। न्यूट्रल एप्टीट्यूड या न्यूट्रल, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में वो एक समान रहते हैं, ना खुश ना दुखी, जैसे हैं वैसे ही हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो उन्हें वो परेशान नहीं होंगे, कोई अचीवमेंट हुआ तो उससे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होंगे, ठीक है जो मिल गया वो ठीक है, ना खुश है ना परेशान। तो ऐसा भी अप्रोच आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी अप्रोच हर जगह काम नहीं आती और हर समय काम नहीं आती है। कुछ चीजों के लिए तो ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते भी है कि इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा खुश में उसे खुश नहीं होना चाहिए, ज्यादा दुख में उसे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हमें मान लीजिए सैलरी हाइक मिला या हमारा प्रमोशन हुआ तो हम उसे लोगों के साथ शेयर ना करें। शेयर करें, ठीक है, बहुत ज्यादा उछले कूदे उसके लिए नहीं, बट हाँ लोगों को बताएं, अगर उस चीज को सेलिब्रेट या एंजॉय करना बनता है तो जरूर एंजॉय करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे अपना और काम करें। तो ये सब चीजें हमें जो है ध्यान रखनी है। वर्क प्लेस पर भी ये सब चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि घर में इंपॉर्टेंट है। इन सब के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी में जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे मैनर्स है। मैनर्स जिसे हम एटिकेट्स भी बोलते हैं, हर चीज को काम, हर जगह और हर चीज के लिए मैनर्स डिफाइंड है, डिजाइंड है। जैसे ये पहले से तय है कि आप अपने से बड़ों से तमीज से ही बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अच्छे मैनर्स है, गुड मैनर्स है। आप अपने मम्मी को, अपने डैडी को, अपने घर में अपने बड़े भाई बहनों को कभी तू या तुम करके बात नहीं करते हैं, या आप उनसे लड़ झगड़ के बात नहीं कर सकते, आप ऐट दिखा के बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भाई बड़े हैं तो बड़ों से आप अच्छे से पेश आए। छोटों से आप कभी कभी ऑर्डर चला सकते हैं, ए जाओ जरा एक गिलास पानी तो लेके आना, आप अपने छोटे भाई या बहन से ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आप अपने बड़े भाई बहन से, अपने मम्मी डैडी से नहीं कह सकते कि जाओ जरा एक गिलास पानी लेके आना। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब आप बैड मैनर्स सिखा रहे हैं। तो मैनर्स यानी कि मैनरिज्म, हमारा व्यवहार का तरीका, ये बहुत जरूरी है किसी से भी बात करने में। हम कितने ही क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर हमारे मैनर्स अच्छे नहीं है तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तो मैनर्स होने चाहिए। अपने से छोटे स्टूडेंट्स हो, आपकी टीम हो, आपसे लो क्वालिफाइड लोग हो, एक रिक्शा वाला हो, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, सड़क पे अचानक कोई आपको मिल गया, उसने आपसे एक गिलास पानी मांग लिया कि भैया अपनी बोतल से पानी दे दीजिए, या दीदी अपनी बोतल से पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लग रही है, ए हटो, दूर हटो, हमारे पास पानी नहीं है।
आपका ये भी तरीका हो सकता है कहने का। और आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ आपके पास ग्लास है तो आप पानी ले लीजिए, मेरे पास एक्स्ट्रा ग्लास नहीं है, या चलिए मैं पिला दे रहा हूँ आप पानी पी लीजिए। तो हर तरीका, मतलब इतनी मानवता और इतना तो सब चीजें सबके अंदर होनी चाहिए कि लोगों से आपको कैसे पेश आना है, किस तरह का व्यवहार करना है। हर चीज घर में नहीं दिखानी है, हर चीज को घर के बाहर भी दिखाना। और कुछ लोग सोचते हैं ये सारी चीजें घर के बाहर के लिए ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि हम घर में जंगली बन जाए। अब घर में आए तो बस ताबड़तोड़ शुरू हो गए, लड़ना झगड़ना या तू तड़ाक करके बात करना, नहीं। आप घर में भी मैनर्स के साथ पेश आइए, एटिकेट्स दिखाइए। जैसे बहुत सारी चीजें हैं एटिकेट में, सबसे पहली चीज आपकी पंक्चुअलिटी। आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आप टाइम से पहुंचे। आपको इंस्टीट्यूट आना है क्लास के लिए, आप 5 मिनट पहले जाने का टारगेट रखें, ना कि क्लास शुरू होने के बाद पहुंचे। बहुत से ऐसे टाइम आते हैं जब बच्चे किसी रीजन से देर से आते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं उनकी हैबिट ही होती है चले जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, मैम कौन सा बहुत बढ़िया दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ा रही है कि 2 मिनट की क्लास मिस हो जाएगी तो क्या हो गया। एटीट्यूड ही है, कुछ लोगों का एटीट्यूड ही होता है राजा वाला। हम तो भैया बाद में जाएंगे, पहले जाने से हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बाद में जाएंगे तो मैम पूछेंगी ना कि क्यों लेट आए, तो क्लास में हमें पॉइंट आउट किया जाएगा, हमें अटेंशन मिलेगा। तो ठीक है, लेकिन क्लास में और टीचर के सामने हमारा इंप्रेशन खराब हो रहा है कि ये तो भाई हमेशा देर से ही आते हैं। 2-3 दिन मैम पूछ भी लेंगी कि क्यों देर से आए, क्यों देर से आए। चौथे दिन कहेंगे इनकी तो आदत है लेट आने की, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो टाइम से आप हर जगह पहुंचे, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आप किसी को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो। क्योंकि टाइम को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे तो टाइम एक दिन आपको इंपॉर्टेंस दिलाएगा। और आप टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते तो जिसने समय की कीमत नहीं समझी, समय उसको कभी कोई कीमत नहीं देता है, वो हमेशा बिना किसी मोल का रह जाता है। तो टाइम से पहुंचिए हमेशा। दरवाजा जैसे आप जो है कोई निकल रहा है आपके सामने, कई बार ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैनर्स दिखाने के लिए किसी खास माहौल या मौके की जरूरत है, ऐसा नहीं। कहीं भी हो, आप घर में हैं, आप घर से निकल रहे हैं, कहीं सब लोग जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप लास्ट में निकले, सबके लिए दरवाजा खोल के खड़े हो जाइए, सब लोग निकले। तब कम से कम अपने से बड़े लोगों के लिए तो इतना करिए। आप कार में बैठ रहे हैं, आप दरवाजा खोल दीजिए, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, फीमेल्स के लिए खासतौर से इतने एटिकेट्स रखिए कि वो पहले बैठ जाए, तब आप दरवाजा बंद करें। उतरते समय भी यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी कोई फैमिली या अगर आपकी कोई टीम है उसमें फीमेल्स हैं और आप बॉस भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो। ये एटिकेट सिखाएगा। आपने देखा है अमिताभ बच्चन को केबीसी में, क्या जरूरत है उसे किसी के लिए चेयर पकड़ के खड़े होने की। कोई लेडी बैठती है तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको। किसी ने कहा नहीं कि सर आप ऐसे बैठिएगा, जब कोई लेडी आएगी तो चेयर पकड़ लीजिएगा। ये उनके मैनर्स हैं कि कोई भी लेडी आती है तो उन्हें बैठने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मैनर्स होते हैं। लेडीज के साथ, खास तौर से फीमेल्स के साथ आपको ये बिहेवियर रखना है, क्योंकि कल आज आप अपनी फैमिली के साथ करेंगे, कल आप अपने वर्क प्लेस पे करेंगे, और परसों आप अपने स्पाउस के साथ भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है, आपको सीखना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं अभी क्या जरूरत है, जब रिलेशनशिप में आएंगे, शादी होगी तब करेंगे। क्यों भैया, ये चीज अपनी मदर के लिए भी की जा सकती है, यही चीज अपनी सिस्टर के लिए भी कर सकते हैं, यही चीज टीम में जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। और जब ये चीज रेगुलर हैबिट में करेंगे तो स्पाउस के साथ भी आप ऑटोमेटिकली करेंगे, आपको सोचना नहीं है, ये हो जाएगा। तो दरवाजे पकड़ के खड़े रहिए जब तक कि बाकी लोग ना निकले, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपकी बिल्कुल इज्जत कम नहीं होगी, इस चीज को बिल्कुल मत समझे। लिफ्ट में आप घुस रहे हैं और आपकी टीम आपके साथ है या आपके कलीग्स आपके साथ है, तो उनमें कम से कम कोशिश कीजिए कि पहले फीमेल्स चले जाए। आप बाहर खड़े रहिए, पहले बाकियों को आने दीजिए। इनफैक्ट कहना चाहिए आपको कि आफ्टर यू, मतलब आपके पीछे, तो आप उनको पहले मौका दें। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। बहुत ही पोलाइटली आपको बात करनी है, कोई भी बात आप करें बहुत पोलाइटली आप बोले, स्माइल के साथ बोले। तो पोलाइटली अगर आप बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी। आप बहुत हार्श होके बोलेंगे, क्यों नहीं किया काम, क्या प्रॉब्लम थी, ये तो नहीं हो गया था, ऐसा तो नहीं हो गया था, तो सुनने वाला तो सुनेगा, मजबूरी है अगर आप एम्प्लॉयर हैं। लेकिन उसके बाद वो आपकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। लेकिन अगर आप पोलाइटली बोलेंगे तो वो आपकी बात को पूरी तरह ध्यान से सुनेगा और काम करेगा। तो आज यही इसी पे रखते हैं, खत्म करते हैं। कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इस सेशन को कल की क्लास में एंड करते हैं और फिर आगे की क्लासेस करेंगे। इतना आप लोग समझिए और इसे रियल लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। कोई मुहूर्त इसके लिए नहीं निकलेगा, आज से ही शुरू कर दीजिए।
अगर आप खाना खा रहे हैं, अपनी प्लेट खुद उठा के रखेंगे, किचन से अपनी प्लेट खुद ले आइए। कुछ चीजें ऐसी कीजिए जो आप अभी तक घर में नहीं कर रहे थे, अच्छी, खराब नहीं। तो क्या है कि आपके पेरेंट्स, आपकी मदर कहेंगे अरे आज तो कुछ गजब का हुआ है, तो एक बार मेरा नाम ले देना कि मैम ने बताया, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।